रात हो गई है, जल्दी से खाना बना दो ना, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और सब्र कर ले बेटा। लाडो, तेरे पिताजी राशन पानी लेके आते होंगे, तब मैं खाना बना दूंगी। तुलसी की 6 बेटी एक लाइन से खाने के इंतजार में खाली थाली लेकर बैठी हुई थी। वहीं तुलसी निराश मन से दरवाजे के बाहर बार बार देखे जा रही थी। बाहर का मौसम बहुत खराब था, जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। साथ में बच्चे के साथ 8 महीने की गर्भवती तुलसी पति की चिंता कर रही थी। आज तो इन्होंने घर आने में बहुत देर लगा दी, इतनी देर तो ये कभी नहीं लगाते हैं। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। तभी हाथों में दारू की बोतल लिए नशे में डोलता हुआ रघु घर के अंदर घुसता है। अरे ये पूरा घर गोल गोल क्यों घूम रहा है तुलसी? तू भी गोल गोल काहे घूम रही है? रुक रुक रुक। अपने पियक्कड़ पिता के मुंह से शराब का भभका उठता हुआ देख बच्चियां किताब कॉपी छोड़कर नाक बंद कर लेती हैं और तुलसी कहती है, यहाँ घर में हमारी बेटियां भूखी हैं और तुम राशन नहीं लेकर आए? अरे कहाँ से लाऊं राशन पानी? हाँ? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। हाँ हाँ, अपने पीने का जुगाड़ तो तुमने कर लिया, बस हमारे लिए ही नहीं है तुम्हारे पास। क्या मिलता है तुम्हें इतनी शराब पीकर? छोड़ क्यों नहीं देते? मैं यहाँ दिन भर 4 पैसे कमाने के लिए लाचारी में ये कागज के लिफाफे बनाती हूँ, और वो पैसे भी तुम पीने में उड़ा देते हो। चुप कर, जब देखो कचर 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 यही करती रहती है। रघु जीना छोड़ सकता है, पीना नहीं। ठीक है, फिर चले जाओ, तुम्हारे बिना भी मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूंगी। अब मैं तुम जैसे नशेड़े आदमी के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर रघु तुलसी को गर्भवती की हालत में डंडे से पीटने लगता है। साली जुबान लड़ाती है। ये ले ये ले ये ले। मधु बेटी, बचा मुझे। बाबू बाबू, माँ को मत मारो ना। पिताजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, माँ को छोड़ दीजिए, मत मारिए। हट जाओ सब, वरना 6 की 6 को छठी का दूध याद दिला दूंगा। नशे में धुत रघु अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा करके घर से निकल जाता है। तभी उसे बहुत तेज हार्ट अटैक आता है और वो दरवाजे पर ही मर जाता है। सोनाली, अदिति उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करती हैं। बाबू बाबू, उठो ना। दीदी देखो ना, पिताजी को क्या हो गया, ये बोलते नहीं है। तभी पूनम देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही। पिताजी मर गए। माँ। ये सदमा तुलसी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको डिलीवरी का दर्द शुरू होता है, जहां उस तूफानों भरी बरसात में वो 7वीं बेटी को जन्म देती है। देखो बहनों, हमारी 7वीं बहन हुई है। दीदी ये तो कितनी सुंदर है। तभी एकदम से तुलसी की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। मधु बेटी, मैं अब बच नहीं पाऊंगी। अब तुम सातों को मेरे बिना ही रहना है। ऐसा मत बोलो माँ, बाबा तो हमको पहले ही छोड़कर चले गए। अब तुम भी चली जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? बिटिया, इस संसार में तुम्हारी ये गरीब माँ बहुत थोड़ी सी जिंदगी लेकर आई थी, जो कि पूरी हो चुकी है। वचन दे मुझे मधु कि तू अपनी बहनों का ख्याल रखेगी। हाँ माँ, वचन देती। इसी के साथ तुलसी इस दुखदाई दुनिया से चली जाती है। उस तूफानों भरी बरसात की रात ने उन 7 अनाथ बहनों से उनका सब कुछ छीन लिया था। एक ही पल में उनकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। रात भर वो अपने माता पिता की लाश को देखकर सुबक सुबक कर रोती हैं और सुबह दोनों का क्रियाक्रम कर देती हैं। उनकी धू धू जलती चिता को देखकर जन्मी हुई दुधमुई बच्ची चीत्कार पुकार कर रही थी। ना रो मुनिया, चुप हो जा। तभी जोर जोर से घटाएं चमकने लगती हैं। लगता है भयंकर बारिश होने वाली है, घर चलो बहनों। जैसे ही 7 घर पहुंचती हैं तो वहां मकान मालिक छाता लेकर खड़ा होता है। उनकी गठरी बारिश में पड़े पड़े भीग रही थी और दरवाजे पर ताला लगा था। चलो चलो, उठाओ अपना ये झोला और ये झोला झंटा सब लेके दफा हो जाओ यहाँ से। पर सेठ जी, ये हमारे माँ बाबा का घर है, सालों से हम इसी में रह रहे हैं। अरे ओ छोकरी, ये मेरी जगह जमीन है। जब तक तेरी माँ किराया भर रही थी ये घर तुम्हारा था। वो तो मर गई, अब कौन किराया भरेगा? चलो चलो, रास्ता नापो यहाँ से। 7 बहनें आंख से आंसू बहाते उस बारिश के मौसम में वहां से निकलकर दर दर की ठोकर खाने लगती हैं। रोड से आती जाती गाड़ी उन पर कीचड़ उछाल कर बढ़ती जाती है। मधु दीदी, घर कब आएगा? चल चल कर मेरे पाँव दुख गए हैं, बोलो ना
घर कब आएगा? घर घर तो है ही नहीं पूजा। गरीब लाचार लावारिसों का कोई घर बार नहीं होता। ये कहते कहते उसके दिल के सारे गम आंसू बनकर बहने लगते हैं। तभी तीसरी बहन बरखा बोली, मधु दीदी, आपको याद है माँ फैक्ट्री से कागज के लिफाफे बनाने का काम लाती थी घर में। हम वहाँ चलकर काम मांगते हैं ना, हमको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। क्या पता रहने की जगह भी मिल जाए। हाँ चलो बहनों। थोड़ी देर में मधु अपनी सभी बहनों को लेकर कागज की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। मधु रो रो कर अपनी परिस्थिति बताती है। तभी मालिक राजदत्त का दिल पिघल जाता है। देखो, तुम सारी बहनें यहाँ पर काम तो कर सकती हो, बाकी अपने रहने की जगह का प्रबंध तुम्हें खुद करना होगा। कोई नहीं साहब, हमको मंजूर है। कुछ टाइम तो यहाँ काम करके हमारे सर पर छत रहेगी, रात तो कैसे भी कट जाएगी। एक कोने में वो अपनी दुधमुही छोटी बहन को सुला के बाकी 6 बहनें काम करती हैं। उनका काम बाकी सारे मजदूर के बराबर में था। तभी वो कोने में रद्दी के कागजों का ढेर लगा देखती है। चलो, अब फैक्ट्री बंद करने का टाइम हो गया है। सुनो, तुम सब भी जा सकती हो। सेठ जी, क्या हम ये कागज ले जाएं? अगर आपके काम के नहीं हो तो इससे हम अपने सर को छिपाने का इंतजाम कर लेंगी। ठीक है, तो ले जाओ। सारा कागज एक बोरी में डालकर वो लेकर ठिकाना बनाने की जगह तलाश करने लगती हैं, जहां उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। दीदी देखो, ये जंगल तो कितना अच्छा है। यहाँ पेड़ पौधे की हवा भी लगेगी और कोई भगाएगा भी नहीं। चलो ना अंदर। फिर सब कागज का एक तिरपाल टाइप बनाकर पेड़ के किनारों में बांधकर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आती है, जैसे कोई पेड़ काट रहा हो, और उन्हें एक बुढ़िया दिखती है। तभी पूनम बुढ़िया के पास आकर बोलती है, अरे अम्मा, तुम इस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रही हो? पता है, इन पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इनको भी तकलीफ होती है। तो क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा नहीं। मुझे लकड़ियां चाहिए थी। तो फिर तुम उस सूखी डाली को काट कर ले जाओ, वो तो एकदम खोखली है, इसे छोड़ दो। मगर उस वाले पेड़ का तना तो बहुत ही ज्यादा मोटा है, मुझसे अकेले नहीं कटेगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं। ये तो पतलू सा पेड़ था, इसे काट भी लूं। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारी मदद करवा देंगे। यह सुनकर बुढ़िया मुस्कुरा देती है। सभी बहनें लकड़ी कटवा कर दे देती हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, पूरा वन शांत हो जाता है। तभी जोरदार की तूफानी बारिश आती है, जिसमें उनका कागज की छत तिनकों के समान बिखर जाती है और सब बारिश में भीगने लगती हैं। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगी? हमारी तो कागज का छत भी नहीं टिक पाया तूफान में। अब क्या होगा? मुनिया भीग रही है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, हमको बचा प्रभु। क्या तू हमको यूं ही मार डालेगा? सातों बहनें उस संकट की घड़ी में बारिश का ऐसा भयंकर रूप देखकर रोने लगती हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है और उस पेड़ में से एक रोशनी चमचमाती है, जिसके साथ उस पर फल के जैसे कागज ही कागज उगाते हैं, जो कि तराशे हुए हीरे की तरह चमक रही थी और तूफान के झोंके से टूट टूट कर गिरने लगते हैं। देखो दीदी, कागज उगने वाला पेड़, इस पर कितने चमकीले कागज उगे हैं। सचमुच ये तो बड़ा अनोखा जादुई कागज वाला पेड़ है। तभी पेड़ बोल उठता है, तुमने ठीक कहा बरखा, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम सातों बहनों ने आज मेरी जिंदगी बचाई। तुम सब बहुत नेक दिल और बहादुर हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा। ये जादुई कागज है, इसी से अपने लिए घर बना लो। ये बारिश में गलेंगे भीगेंगे नहीं, बल्कि बने रहेंगे। ये सुनकर वो बेसहारा बहनें बहुत खुश होती हैं और बारिश तूफान में भीग भीग कर अपना कागज का घर बनाने लगती हैं। मजे की बात तो ये होती है कि उन्हें जादुई कागज से घर बनाने में किसी नींव की जरूरत नहीं लगती। थोड़ी देर में उनका वो घर बनकर पूरा हो जाता है। दीदी, हमारा जादुई कागज घर तो कितना प्यारा है। अब हमको बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। हाँ पूजा, अब हमारा भी अपना घर है। जादुई पेड़, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। आज तुम्हारी बदौलत हम अपना घर बना पाए हैं। मेरी माँ कहा करती थी, इस दुनिया में इंसान की मदद नहीं करता, उनसे वफादार जानवर और प्रकृति है। तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की। हिसाब बराबर हुआ प्यारी। मधु अपनी सारी बहनों को लेकर जादुई कागज घर के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत ही आलीशान और सुंदर था। तभी भूख से मुरझाए चेहरे से अदिति खाना मांगती है। काश कि हमारे पास खाना आ जाता, बहुत भूख सी लगी है।
पूरा दिन मेहनत कर कर की भूख लग गई है। तभी पलक झपकते उनके सामने लजीज लजीज खाना आ जाता है। अरे वाह, आज तो दावत हो गई, घर के साथ साथ खाना भी मिल गया, चलो सब खाते हैं। कई दिन बारिश में दर दर भटकने के बाद सब पेट भर कर खाते हैं। अब तो मुझको जोर की नींद आ रही है, काश की बिस्तर होता। तभी दोबारा से जादूगरी होती है और गद्देदार मुलायम बिस्तर लग जाता है और एक आवाज आती है, चलो अब सो जाओ, शुभ रात्रि। तुमको जो भी चाहिए, हम जादुई कागज का घर हमेशा तुम्हारे कदरदान रहेंगे। सब आराम से सो जाती हैं। रात भर बारिश होने के बाद भी उनका जादुई कागज का घर बिल्कुल नहीं भीगता। वो जादुई घर के जरिए बरसात में भटकते गरीब बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती हैं।